नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि पिछले बार हम सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नगर के विषय में पढ़ रहे थे, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मोहनजोदड़ो नगर। तो मोहनजोदड़ो नगर के विषय में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो मोहनजोदड़ो नगर है ये वर्तमान में कहाँ पर है। तो आपको पता है कि ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पाकिस्तान के अंदर जो सिंध राज्य है, सिंध राज्य के अंदर लरकाना डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो नगर स्थित है। और मोहनजोदड़ो नगर की जो खुदाई की थी 1922 ईस्वी में, वो राखल दास बनर्जी या आर डी बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। और आपको पता है कि उस समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। अब आगे बात करें कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित था। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के सिंध डिस्ट्रिक्ट का नाम है और नदी सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित था। सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित एक नगर था। और ये नगर जो है हड़प्पा की तरह ही 5 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ था। और अब बात करें आगे कि हड़प्पा नगर की तरह ही मोहनजोदड़ो नगर में भी 2 टीले थे, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। और पूर्वी टीले में आम लोग रहते थे, तो इसीलिए पूर्वी टीले को क्या नाम दिया गया था? नगर टीला नाम दिया गया था। और पश्चिमी टीले की बात करें तो पश्चिमी टीला जो है पश्चिमी टीला चारों ओर से सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, तो इसीलिए इसको जो है दुर्ग टीला कहा गया था। अब ध्यान देने योग्य बात है कि हड़प्पा नगर के पश्चिमी टीले को माउंट एबी नाम दिया गया था। माउंट एबी नाम दिया गया था मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। और मोहनजोदड़ो नगर का जो पश्चिमी टीला है उसे नाम दिया गया है स्तूप टीला। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा नगर के सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से स्तूप टीले के साक्ष्य देखने को मिले? तो मोहनजोदड़ो नगर से स्तूप टीले के साक्ष्य देखने को मिले। और इसे स्तूप टीला क्यों कहा गया? क्योंकि मोहनजोदड़ो जहाँ पे था उस मोहनजोदड़ो के ऊपर जो है कुषाण वंश के शासकों ने स्तूप का निर्माण किया था। और 1922 ईस्वी में उसी स्तूप की खुदाई राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में की गई। इसीलिए इसको स्तूप टीला कहा गया, क्योंकि ये सभ्यता जब नष्ट हो गई थी, जब ये प्रलय हो गया था, जब ये मिट्टी में दब गई थी, तो उस मिट्टी के ढेर के ऊपर कुषाण वंश के शासकों ने स्तूप का निर्माण किया था। तो स्तूप के नीचे ही ये क्षेत्र स्थित था, तो इसीलिए इसे स्तूप टीला कहा गया। अब आगे बात करें कि नगर टीले में क्या क्या साक्ष्य देखने को मिले। तो नगर टीले में खास तौर पे देखने को मिला नंबर 1 42 कंकाल। और ये कंकाल पशु तथा मानव दोनों के थे, 42 कंकाल। और इसके अलावा इसी नगर टीले से जो है 2 प्रतिमाएं देखने को मिली। एक सेल खड़ी की प्रतिमा थी और एक प्रतिमा जो है चूना पत्थर की थी। तो जो सेल खड़ी की प्रतिमा थी वो किसी पुरोहित की थी। पुरोहित यानी कि विशेष वर्ग के व्यक्ति की थी, जो अधिकारी था या गणमान्य व्यक्ति था। तो पुरोहित के सेल खड़ी की प्रतिमा देखने को मिली और पुरोहित के धड़ की प्रतिमा देखने को मिली। धड़ की प्रतिमा देखने को मिली, सिर से नीचे का हिस्सा धड़ की प्रतिमा देखने को मिली। और ये प्रतिमा करीबन 19 सेंटीमीटर ऊंची थी, लंबी थी। और चूना पत्थर की अगर हम बात करें तो चूना पत्थर की जो प्रतिमा थी वो प्रतिमा किसी साधारण मनुष्य की थी और मनुष्य के सिर की प्रतिमा थी। और ये प्रतिमा करीबन 14 सेंटीमीटर लंबी थी। इसके अलावा इसी नगर टीले क्षेत्र से 3 सिरों की प्रतिमा मिली है, 3 सिरों की प्रतिमा। और ऐसा कहा गया कि ये प्रतिमा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट
प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या काकेशस प्रजाति के लोगों की थी, या काकेशस प्रजाति के लोगों की ये प्रतिमा थी। इसके अलावा एक इसी क्षेत्र से एक दाढ़ी युक्त सिर की प्रतिमा देखने को मिली। दाढ़ी युक्त सिर की प्रतिमा भी इसी क्षेत्र से देखने को मिली। तो अब ये क्षेत्र से देखने को मिली। अब मोहनजोदड़ो नगर में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे, वो क्या क्या साक्ष्य मिले थे, तो उनको एक श्रृंखला में याद करते हैं। तो आइए आगे बात करें कि मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या साक्ष्य मिले थे। तो मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त साक्ष्य एविडेंस तो नंबर 1 यहाँ से मिला था बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार। नंबर 2 इसी क्षेत्र से मिला था बृहत या विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार ग्रीनरी इसी क्षेत्र में देखने को मिली थी। तीसरा मिला था सूती और ऊनी के कपड़े। सूती और ऊनी के कपड़े इसी क्षेत्र में देखने को मिले, कपड़े के साक्ष्य देखने को मिले। अगला देखने को मिला पुरोहित आवास। पुरोहित आवास इसी क्षेत्र में देखने को मिला। अगला देखने को मिला सभागार या सभा भवन। सभागार या सभा भवन इसी क्षेत्र में देखने को मिला। अगला इस क्षेत्र में देखने को मिला नृत्य रथ। नृत्य रथ नारी की प्रतिमा। नृत्य रथ कांसे की नारी प्रतिमा इसी क्षेत्र में देखने को मिला। प्रतिमा स्टेच्यू मूर्ति। अगला इस क्षेत्र में देखने को मिला शतरंज की गोटियाँ। शतरंज की गोटियाँ इसी क्षेत्र में देखने को मिला। अगला इसी क्षेत्र में देखने को मिला पशुपति के चित्र से युक्त मोहर या मुद्रा। पशुपति के चित्र से युक्त मोहर या मुद्रा इसी क्षेत्र में देखने को मिली। अगला इस क्षेत्र में देखने को मिला एक बर्तन पर बना नाव का चित्र। एक बर्तन पर बना नाव का चित्र इसी क्षेत्र में देखने को मिला। इसी क्षेत्र में देखने को मिला अगला एक कोबड़ वाले बैल की चित्र से युक्त प्रतिमा। चित्र से युक्त मोहर इसी क्षेत्र में देखने को मिली, यानी कि एक ऐसी मुद्रा जिस पर एक कोबड़ वाले बैल का चित्र अंकित था। आगे बात करें कि इसी क्षेत्र से देखने को मिला कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष। कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष इसी क्षेत्र में देखने को मिले। इसी क्षेत्र में देखने को मिला गले हुए तांबे के अवशेष। गले हुए तांबे के अवशेष इसी क्षेत्र में देखने को मिले। इसी क्षेत्र में देखने को मिला मोहनजोदड़ो नगर में आधा बाघ तथा आधा मनुष्य के चित्र से युक्त मुहर या मुद्रा इसी क्षेत्र में देखने को मिली। इसी क्षेत्र में अगला देखने को मिला सिलबट्टा इसी क्षेत्र में देखने को मिला। और इसी क्षेत्र में देखने को मिला मिट्टी का तराजू। और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ये साक्ष्य कहाँ से मिले। तो हम आगे चन्होदड़ो लोथल इनके विषय में भी पढ़ेंगे, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि किस नगर से क्या साक्ष्य देखने को मिला। तो हम अगर बात करें कि मोहनजोदड़ो नगर से जो साक्ष्य देखने को मिले, उन साक्ष्यों को हम कैसे में याद कर सकते हैं, तो हम एक
कहानी बनाकर इसको याद कर सकते हैं, एक श्रृंखला में याद कर सकते हैं। तो हम ऐसे में याद कर सकते हैं कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है या एक लड़का है, जो भी है, मोहन नाम का एक लड़का है। उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सबसे पहले स्नान किया, यानी कि स्नानागार। स्नान करने के बाद क्या किया, सूती और ऊनी कपड़े पहने, तो सूती और ऊनी कपड़े के साक्ष्य। और उसके बाद जो है अनाज खाया, अन्न खाया, नाश्ता किया, तो अन्नागार। और अब ये 3 काम जब उसने कर लिए कि पहले स्नान किया, फिर सूती और ऊनी कपड़े पहने, फिर अन्न खाया, तो उसके बाद जो है वो नगर की ओर गया। तो नगर में किससे मिला वो, नगर में मिला वो पुरोहित से। और पुरोहित और मोहन की जो मुलाकात हुई वो कहाँ पे हुई, वो किसी सभा भवन में हुई। और सभा भवन में जब दोनों की मुलाकात हुई तो पहले मनोरंजन किया गया, यानी कि नृत्य प्रस्तुत किया गया। तो नृत्य रथ, कांसे की नारी की प्रतिमा, और नृत्य पूरे होने के बाद तब शतरंज खेला गया। मोहन और पुरोहित दोनों के द्वारा शतरंज खेला गया। शतरंज में जब मोहन हारने लगा तो मोहन को जो है किसका ध्यान आया, पशुपति का ध्यान आया। तो पशुपति के चित्र से युक्त मोहर, या इस मोहर को ये भी कहा जाता है कि ध्यान मग्न मनुष्य के चित्र से युक्त मोहर, और उस मोहर को पशुपति नाम दे दिया गया। तो ध्यान आया, ध्यान किसका आया, पशुपति का, यानी कि शिव का ध्यान आया। और उसके बाद जो है मोहन वापस जाने लगा, अपने घर की ओर जाने लगा। तो जब वो घर में जाएगा तो घर जाने के लिए 2 साधन है उसके पास, या तो नाव है या तो बैलगाड़ी है। तो नाव पहले है, तो एक बर्तन पे बना नाव का चित्र और एक कुबड़ वाले बैल की चित्र से युक्त मोहर या मुद्रा देखने को मिली। अब थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि एक बर्तन पे बना मछुआरे का चित्र हड़प्पा नगर से देखने को मिला, और एक बर्तन पे बना नाव का चित्र मोहनजोदड़ो नगर से देखने को मिला। और जब वो घर की ओर जाने लगा, 2 साधन थे उसके पास, घर की ओर जाने लगा, तो उसने रास्ते में क्या देखा, मोहनजोदड़ो नगर में ही उसने ये देखा कि कुंभकारों के 6 भट्टे हैं। कुंभकारों के 6 भट्टे हैं, और भट्टे में किसी न किसी चीज़ को गलाया जाता है। तो किसको गलाया जा रहा है, तांबे को। तो गले हुए तांबे के अवशेष। और अब मार्ग में आगे बढ़ा तो उसे एक विचित्र प्राणी दिखाई दिया, जो आधा बाघ और आधा मनुष्य था। तो मोहन डर गया। तो मोहन ने क्या किया, मोहन ने सिल उठा लिया। सिल का मतलब पत्थर, मोहन ने पत्थर उठा लिया। पत्थर यानी कि सिलबट्टा। और उस पत्थर को उठाने से पहले उसे तोला गया। तो किस में तोला गया, तराजू में तोला गया। तो मोहन की कहानी से ये पूरा हमने याद कर लिया। तो ये महत्वपूर्ण है कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं उनको एक सीरीज में याद किया। अब आगे हम बात करें कि मोहनजोदड़ो से, आपने कहा कि भाई मोहनजोदड़ो से जो है पशुपति के चित्र से युक्त मोहर, एक जो है कोबड़ वाले बैल के चित्र से युक्त मोहर। तो ऐसा कहा जाता है कि मोहर यानी कि मुद्रा मोहनजोदड़ो नगर से 1398 मोहरें प्राप्त हुई। और ये मोहरें जो है कुल लेखन सामग्री का, यानी कि मोहनजोदड़ो के इतिहास के लेखन सामग्री का 56.67% भाग का निर्माण करते हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो से जो मोहरें प्राप्त हुई है, उन्हीं मोहरों के आधार पर मोहनजोदड़ो नगर का इतिहास लिखा गया है। जी हाँ। अब आगे की बात करें कि आपने कहा कि मोहनजोदड़ो नगर से जो चीज़ें मिली, 4 चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 विशाल स्नानागार। नंबर 2 मिला है विशाल अन्नागार ग्रेनरी अन्नागार। नंबर 3 मिला है सभा भवन या सभागार। और नंबर 4 पुरोहित आवास ये मिले हैं। तो इन चारों को जो है कहा गया सार्वजनिक स्थल कहा गया। इन चारों को संयुक्त रूप से सार्वजनिक स्थल कहा गया। तो मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त सार्वजनिक स्थलों में विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन और पुरोहित आवास थे। अब आगे बात करें हम इसमें
कि मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ उसकी आकृति कैसी थी। तो आकृति की बात करें कि विशाल स्नानागार की अगर हम बात करें, विशाल स्नानागार, तो ये विशाल स्नानागार जो था ये आयताकार था, आयताकार था। और ये विशाल स्नानागार की जो चौड़ाई थी वो पूरब से पश्चिम दिशा में थी और लंबाई जो है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में थी। तो ये ऐसी आकृति का था। तो अब इस विशाल स्नानागार की जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई थी 32.9 मीटर इसकी चौड़ाई थी, 32.9 मीटर। और इसकी जो लंबाई थी वो लंबाई थी 54.86 मीटर। तो 32.9 मीटर इसकी चौड़ाई थी और 54.86 मीटर इसकी लंबाई थी। और इस विशाल स्नानागार के बीचों बीच भाग में स्नान कुंड था जहाँ पे स्नान किया जाएगा। अब ये स्नान कुंड में 3 विमाएँ थी, यानी कि एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक गहराई या ऊंचाई। तो अगर हम बात करें कि स्नान कुंड की अगर हम बात करें तो स्नान कुंड की जो लंबाई थी वो लंबाई थी 11.89 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई थी स्नान कुंड की वो थी 7.01 मीटर। और इसकी जो गहराई और अगर नीचे से नापे तो वही ऊंचाई कहलाएगी और ऊपर से नापे तो वो गहराई कहलाएगी। तो गहराई जो है वो थी 2.44 मीटर। और अब ऐसा कहा गया कि इस स्नान कुंड में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और ये सीढ़ियाँ जो है इनकी जो चौड़ाई थी वो थी 2.43 मीटर, 2.43 मीटर इनकी चौड़ाई थी। और इसे भी आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करें कि इस विशाल स्नानागार की अगर हम बात करें तो विशाल स्नानागार में जो है जो बीच में स्नान कुंड था, इस स्नान कुंड के चारों दिशाओं में बरामदे थे। और ये बरामदे जो है ये पक्की ईंटों से निर्मित थे। तो मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार है उसमें पक्की ईंटों से निर्मित बरामदा बनाया गया था। और इस बरामदे के पीछे वाले भाग में जो है 2 से 3 मंजिले कमरे थे। और ऐसा कहा जाता है कि इन कमरों में पुरोहित लोग जो है यानी कि उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। तो विशाल स्नानागार को जो उस समय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे, तो पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक उस समय थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। तो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा था। और एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम अर्नेस्ट मैके था, तो अर्नेस्ट मैके ने ऐसा अनुमान लगाया है कि इस विशाल स्नानागार का प्रयोग धार्मिक पर्वों पर स्नान करने के लिए किया जाता था। अब जब स्नान करने के लिए किया जाता था तो जल की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो विशाल स्नानागार के पूर्व दिशा में कुएं बने हुए थे। तो उन कुओं से जो है स्नान कुंड के लिए क्या किया जाता था, जल की आपूर्ति की जाती थी। और स्नान कुंड में जल की निकासी जो होती थी वो दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर होती थी। जल की निकासी दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर होती थी। तो विशाल स्नानागार का डिजाइन क्या था ये पूछा जा सकता है। और जो आपके 1 लाइनर एग्जाम है उसमें ये पूछा जाएगा कि विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्य किसने कहा था, तो सर जॉन मार्शल ने कहा था। लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देते हैं
तो उसमें अगर आएगा कि विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार, इसके विषय में बताइए, तो आपको तब पूरा उसकी लंबाई चौड़ाई बतानी होगी और उसका डिजाइन बताना होगा। तो अब हम बात करें इसके अलावा, विशाल स्नानागार के अलावा अन्नागार की अगर हम बात करें, तो विशाल स्नानागार के पश्चिम में अन्नागार था। अन्नागार था। तो अन्नागार की अगर हम बात करें तो अन्नागार को ग्रेनरी कहा गया। तो ये अन्नागार की विशेषता ये है, अन्नागार की विशेषता ये है कि ये अन्नागार जो है सबसे बड़ी इमारत थी। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, और ऐसी इमारत जो पक्की ईंटों से निर्मित थी, पक्की ईंटों से निर्मित सबसे बड़ी इमारत थी। और अन्नागार की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई जो है, अन्नागार की लंबाई, तो अन्नागार की जो लंबाई है वो है, हाँ जी, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे कि लंबाई कितनी थी और चौड़ाई कितनी थी। अभी थोड़ा ध्यान आएगा तो हम लिखेंगे। और अन्नागार का जो मुख्य दरवाज़ा था, अन्नागार का मुख्य दरवाज़ा वो नदी की ओर था, तथा अन्नागार में छिद्रयुक्त माध्यम थे, हवा आने जाने के लिए छिद्रयुक्त माध्यम बनाए गए थे। अब प्रश्न उठता है कि अन्नागार की लंबाई कितनी थी। तो अन्नागार की जो लंबाई थी वो थी 45.72 मीटर। 45.72 मीटर इसकी लंबाई थी। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई इसकी जो है 22.86 मीटर थी। 22.86 मीटर इसकी चौड़ाई थी। और अब हम बात करें पुरोहित आवास की, तो पुरोहित आवास ऐसा माना जाता है कि ये उच्च लोगों के लिए निर्मित किया गया था, उच्च वर्ग के लोगों के लिए निर्मित किया गया था। और पुरोहित आवास के खंडहर देखने को मिले मोहनजोदड़ो नगर से। और अगला जो है देखने को मिला, तो एक तो आपने स्नानागार के विषय में पढ़ा, एक अन्नागार के विषय में पढ़ा, एक पुरोहित आवास के विषय में पढ़ा, और एक सभा भवन देखने को मिला। तो सभा भवन के विषय में ऐसा कहा जाता है कि सभा भवन जो था वो वर्गाकार था। और सभा भवन की जो भुजा थी वो भुजा जो है 27.43 मीटर थी। 27.43 मीटर प्रत्येक भुजा थी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। और पुरोहित आवास की अगर हम बात करें तो पुरोहित आवास की लंबाई जो थी वो 70.01 मीटर थी। और इसकी जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई थी 23.23 मीटर ही लगभग इसकी चौड़ाई थी। 23 मीटर इसकी चौड़ाई थी पुरोहित आवास की। तो ये मोहनजोदड़ो नगर के विषय में हमने आज आपको बताया, और जो है बाकी इसमें कल पढ़ेंगे। और हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसे कि मेरी परछाई दिखाई दे रही होगी, या बीच में कैमरे का फोकस कहीं और पे जा रहा होगा, कैमरे का फोकस थोड़ा नहीं बन रहा होगा। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और कोशिश करेंगे कि टेक्निकल खराबी को दूर किया जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, और कल हम दोबारा इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।